वो मंजिलें भी सर झुका देंगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। वो मंजिलें भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर जब अनिमेष सर के संग तेरी तैयारी होगी। नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अनिमेष सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों 21 मार्च को होने वाले हिस्ट्री यानी इतिहास के एग्जाम के लिए आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एकदम एग्जाम रिलेटेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करवाने वाला हूं दोस्तों, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ और आसान ट्रिक के साथ, जिसको देखने के बाद आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा और हिस्ट्री के एग्जाम में भी आप लोग फोड़ डालेंगे, तबाही मचा देंगे। तो देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और सारे दोस्तों को भी शेयर कर दें। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं वे लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए आप तक, ठीक है? क्योंकि अब हिस्ट्री की बैक टू बैक तैयारी करवाया जाएगा और एक से एक हेल्पफुल वीडियोस इस चैनल के माध्यम से मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? तो याद रखिए दोस्तों, राखलदास बनर्जी ने। दोस्तों ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। कब की गई थी दोस्तों? 1922 में। किसने की थी? राखलदास बनर्जी। और क्या किस चीज का खोज किया गया दोस्तों? मोहनजोदड़ो को, ठीक है? एक एक क्वेश्चन में दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है? आप लोग एक एक चीज को नोट कीजिएगा, कॉपी कलम निकाल लीजिए, ठीक है? क्योंकि मेरी बातों को जो जो सुनते हैं वही एग्जाम में आते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है? तो मेरी बातों को नोट कीजिएगा, क्वेश्चन से ज्यादा मैं क्वेश्चंस आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था, ठीक है? चलिए मोहनजोदड़ो से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग समझते हैं। पहला, मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है। एक बात याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, याद रखिएगा, इंडिया में नहीं। बहुत सारे बच्चे भारत टिक करके आ जाएंगे, तो एक बात याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। एक ट्रिक से आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों, ट्रिक दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, ठीक है? मोर की मोसी, क्या दोस्तों? मोर की मोसी, एक ट्रिक याद रखिएगा, मोर की मोसी, ठीक है? ये वाला ट्रिक याद रखिएगा। देखिए मो से हो जाएगा मोहनजोदड़ो और रॉ से हो जाएगा राखलदास बनर्जी, ठीक है? याद रखिएगा, मो से मोहनजोदड़ो, रॉ से राखलदास बनर्जी, याद रखिएगा। तो मोर से हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का बहुत आसान से हो जाएगा कि मोर, मो से मोहनजोदड़ो, इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? राखलदास बनर्जी। और एक ट्रिक है मोसी, तो मोर की मोसी, मो से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु नदी, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे? मोर की मोसी ट्रिक से आप लोग याद करके जाइएगा। मो से हो जाएगा मोहनजोदड़ो और रा से हो जाएगा क्या? राखलदास बनर्जी। ये है मोर वाला ट्रिक। अब मोर की मोसी को भी याद करके जाइएगा दोस्तों, नूनू की मोसी को नहीं, मोर की मोसी को याद करके जाइएगा। मोसी से हो जाएगा मो से मोहनजोदड़ो और सी से हो जाएगा सिंधु नदी, ये बात याद रखिएगा। और ये जो मोर है दोस्तों, इसका आवाज कैसा है दोस्तों? पाक 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 करता है। कैसा करता है दोस्तों? पाक पाक। और पाक पाक से याद आएगा दोस्तों, ये पाकिस्तान में। कहां है दोस्तों? ये जो मोर की आवाज है ये पाक पाक करती है, दैट मींस यह पाकिस्तान में है, याद रखिएगा, ठीक है? तो क्लियर हो गया दोस्तों, मोर की मोसी का आवाज कैसा है दोस्तों? पाक 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 पाक। तो कैसे याद रखिएगा? मो से मोहनजोदड़ो, रॉ से राखलदास बनर्जी और मोसी से क्या दोस्तों? मो से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु नदी। और ये मोसी की आवाज कैसी है दोस्तों? पाक पाक। तो पाक पाक से याद रहेगा दोस्तों, पाक मींस होता है पाकिस्तान, ये बाला बात याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है। और एक बात याद रखिए दोस्तों, यह जो मोहनजोदड़ो है ये मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला के नाम से बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। याद रखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला और मुर्दों का टीला के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से किसको मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? मुर्दों के टीला के नाम से, शवों का टीला के नाम से, लाशों का टीला के नाम से, कुछ भी पूछे आप लोग मोहनजोदड़ो टिक कीजिएगा, ठीक है? और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर अगर पूछे, सबसे फेमस नगर पूछे तो मोहनजोदड़ो। देखिए एक बात चीज नोट कीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल का नाम था हड़प्पा, ठीक है? एक बात याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल का नाम था हड़प्पा, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और हड़प्पा नामक स्थल की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम रखा गया था हड़प्पा सभ्यता। ठीक इसके एक साल बाद 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई और पता चला ये मोहनजोदड़ो जो है ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। बहुत सारे चीजें हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो से ही देखने को मिले हैं, इनकी खोज हुई है, ठीक है? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो के बारे में क्या क्या चीजें आपको क्लियर कर दिया दोस्तों। ये मोहनजोदड़ो की खोज
खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया है। यह कहां स्थित है दोस्तों? पाकिस्तान में स्थित है। मोसी ट्रिक्स याद कर ली दोस्तों, मो से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु नदी, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है और ये पाक पाक आवाज करता है, तो ये दैट मींस पाकिस्तान में है, ठीक है। और इसको मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। और ये मोहनजोदड़ो जो क्या है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा नगर का नाम मोहनजोदड़ो है, ठीक है। ये वाला बात आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ये याद रखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जितना भी हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जगह है उनके नदी का नाम, उनकी खोज कब हुई थी और उनके खोजकर्ता के नाम याद करके जाइएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोगवा नदी। क्या हो जाएगा दोस्तों? भोगवा नदी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए एक ट्रिक्स आप लोगों को समझाते हैं जिससे लोथल से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चंस चुटकी में सॉल्व कर देंगे दोस्तों। चुटकी में एकदम एग्जाम में फोड़ डालिएगा, मेरा गारंटी है, ठीक है। चलिए ट्रिक बताते हैं दोस्तों। देखिए लो से हो गया लोभी, ठीक है। तो लोभी आदमी जीवन में बहुत रंग दिखाता है, याद रखिएगा। चलिए नोट कीजिए, लोभी आदमी जीवन में बहुत रंग दिखाता है जिसके वजह से उसे आगे चलकर भोगना पड़ता है, ठीक है। क्या बताएं? लोभी आदमी जीवन में बहुत रंग दिखाता है जिसके वजह से उसे आगे चलकर भोगना पड़ता है और उसके बाद भोगने के बाद वो क्या हो जाता है दोस्तों? गुजर जाता है यानी मर जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बताते दोस्तों, लोभी से याद रखिएगा क्या? लोथल। क्या याद रखिएगा? लो से लोभी, लो से लोथल, ये वाला याद रखिएगा। लोभी आदमी दोस्तों जीवन में बहुत सारा रंग दिखाता है, दैट मींस ये जो लोथल है इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी। किसने दोस्तों? रंगनाथ राव ने की थी, ये वाला याद रखिएगा। तो लोभी आदमी जीवन में बहुत सारा रंग दिखाता है, तो रंग से याद आ गया दोस्तों लोथल की खोज रंगनाथ राव ने की थी, याद रखिएगा। कब की थी दोस्तों? 1954 में की थी। कब? 1954 में, ये बात याद रखिएगा। 1954 को रंगनाथ राव ने लोथल की खोज की थी, नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। तो लोभी आदमी जीवन भर बहुत सारे रंग दिखाता है, तो लोथल की खोज किसने की थी? रंग दिखाना से याद रखिएगा रंगनाथ राव। और कब की थी दोस्तों? 1954, 1954 को, ठीक है। तो लोभी आदमी जीवन में बहुत रंग दिखाता है जिसके वजह से उसे आगे चलकर भोगना पड़ता है, तो भोगना से याद रखिएगा दोस्तों भोगवा नदी, ठीक है। भोगना से क्या याद रखिएगा? भोगवा नदी, ठीक है, याद रखिएगा। तो लोभी आदमी जीवन में बहुत रंग दिखाता है, तो रंग से याद हो गया रंगनाथ राव ने लोथल की खोज की थी। और रंग दिखाने के बाद उसे क्या करना पड़ता है? बहुत ही भोगना पड़ता है, जीवन भर उसे भोगना पड़ता है। और भोगना से याद रखिएगा लोथल कहां है दोस्तों? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और भोगने के बाद क्या होता है दोस्तों? आदमी भोगने के बाद गुजर जाता है यानी मर जाता है, तो गुजर जाना से याद रखिएगा गुजरात। क्या दोस्तों? गुजरात, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ दोस्तों, इस ट्रिक से हम लोग याद, भोगना से याद रखिएगा भोगवा नदी, गुजर जाता से याद रखिएगा गुजरात, ठीक है। तो लोथल की खोज 1954 में यानी 1954 में रंगनाथ राव ने की थी और यह जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है और यह कहां है दोस्तों? गुजरात में है। यह बात याद रखिएगा, ट्रिक बहुत ही मस्त है। लोभी आदमी जीवन में बहुत रंग दिखाता है, तो लोभी आदमी मतलब लो से हो गया आपका क्या? लोथल। रंग दिखाता है तो रंग से हो गया रंगनाथ राव, और जिसके वजह से हो गया उसे आगे चलकर भोगना पड़ता है, तो भोगना से हो गया भोगवा नदी, और भोग कर वो क्या हो जाता है दोस्तों? गुजर जाता है यानी मर जाता है, तो गुजर से हो गया दोस्तों गुजरात। तो मैंने क्या बताया? लोथल की खोज 1954 में रंगनाथ राव ने की थी और यह किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो भोगना पड़ता है तो भोगवा नदी, ठीक है। और यह आगे चलकर गुजर जाता है, दैट मींस ये कहां है दोस्तों? गुजरात में, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, लोथल जो है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था। ये बंदरगाह था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। बंदरगाह मतलब बंदर का गाह नहीं दोस्तों, यहां पर बहुत सारे समुद्री जहाज आते हैं, ठीक है, यहां पर, ठीक है। तो बंदरगाह था, क्या था दोस्तों? सिंधु घाटी का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह का नाम अगर पूछा जाए तो वो कौन है दोस्तों? लोथल है, याद रखिए, ठीक है। एक लोथल, एक सुरकोटदा प्रसिद्ध बंदरगाह था, कहां का? हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। तो लोथल जो है दोस्तों गुजरात में है, और गुजरात में याद रखिएगा दोस्तों ये बहुत ही फेमस चीज है। लोथल जो है गुजरात का एक बंदरगाह था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध बंदरगाह का नाम था लोथल, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम छपता है एग्जाम में, डॉक यार्ड। क्या दोस्तों? डॉक यार्ड यानी शिप यार्ड या फिर गोदीबाड़ा, ठीक है। डॉक यार्ड को हम लोग शिप यार्ड भी नाम से जानते हैं और गोदीबाड़ा के अवशेष के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डॉक यार्ड यानी गोदी
गोदीबाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है? तो आप लोग उसको भी टिक कीजिएगा, लोथल से। कहां से दोस्तों? लोथल से प्राप्त हुआ। क्या डॉकयार्ड या शिपयार्ड या गोदीबाड़ा कोई भी पूछे, इनका अवशेष कहां से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। डॉकयार्ड किसे कहते हैं ये भी आप लोग समझ लीजिए। डॉकयार्ड यानी दोस्तों शिपयार्ड उस स्थान को कहा जाता है जहां जहाजों का निर्माण एवं मरम्मत की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, जहाजों का जहां निर्माण होता है, ठहराव होता है, मरम्मत की जाती है, उस स्थान को डॉकयार्ड कहते हैं। और डॉकयार्ड यानी गोदीबाड़ा का अवशेष कहां से मिला है दोस्तों? लोथल से। ये लोथल कहां है दोस्तों? गुजरात से। ठीक है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। 2 क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाया गया। ठीक है, इस तरह से आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया जाएगा। ठीक है, यहां पर क्वेश्चंस आपको कम देखने को मिलेंगे, लेकिन मेरे मुंह से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम रिलेटेड बताया जाएगा, आप लोग उसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था दोस्तों? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए, इससे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जान लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य, ठीक है, करके ही जाना है। पहला बात याद रखिएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। ठीक है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा था दोस्तों? 322 ईसा पूर्व में। ये वाला याद रख के जाइएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे डाउट्स में रहते हैं, तो मैं क्लियर कर देता हूं। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। ठीक है, और एक चीज याद रखिए दोस्तों, कैसे बैठा? तो नंद वंश के अंतिम राजा, याद रखिएगा, मगध पर इससे पहले नंद वंश का शासन था। तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए थे? नंद वंश के अंतिम राजा यानी अंतिम शासक धनानंद को युद्ध में पराजित करने के बाद मगध पर नंद वंश को साफ करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। यानी चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। कहां पर? मगध पर। ठीक है, यानी मगध पर इससे पहले किसका शासन था दोस्तों? नंद वंश का। और नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे दोस्तों? धनानंद थे। बहुत सारे क्वेश्चंस बताऊंगा दोस्तों, आप लोग नोट कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो आप ही लोग पछताएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं बैक टू बैक बहुत सारे बातें बोलूंगा और ये सारे के सारे से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा, नंद वंश के अंतिम शासक का नाम था धनानंद, जिसको पराजित करने के बाद मगध की गद्दी पर किसका राज हुआ दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य का। कब हुआ दोस्तों? 322 ईसा पूर्व में मगध पर किसका राज्य स्टार्ट हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, इस तरह आप लोग जान सकते हैं मौर्य साम्राज्य का यानी मौर्य वंश का संस्थापक अगर पूछे, या मौर्य वंश का प्रथम सम्राट पूछे, या मौर्य वंश का प्रथम शासक पूछे, सभी का आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, देखिए, जो राजगद्दी पर बैठेगा वही ना पहला होगा। इन्होंने ही नींव डाला, इसी ने स्थापना किया और यही पहला सम्राट भी कहलाए। यानी मौर्य साम्राज्य का संस्थापक पूछे तो भी आप लोग क्या कीजिएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का पहला शासक पूछे तो भी आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। कब बैठा था ये भी बात आप लोग क्लियर कर दिया, 322 ईसा पूर्व में। उसके बाद बताते हैं दोस्तों, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनके बाद कौन बैठा दोस्तों? तो उन्हीं का बेटा जिसका नाम था बिंदुसार। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद द्वितीय शासक यानी मौर्य साम्राज्य का अगर द्वितीय शासक पूछे तो उसका नाम क्या है दोस्तों? बिंदुसार। ठीक है, अगर मौर्य वंश का तृतीय शासक पूछे तो आप लोग भूलिएगा नहीं, तृतीय शासक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप भी बता देते हैं। तृतीय शासक का नाम है दोस्तों सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कलिंग युद्ध के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कलिंग युद्ध का वर्णन के बारे में पूछा जाता है, कलिंग युद्ध हुआ कब था, इसका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते थे। आप लोग बताइएगा कलिंग का युद्ध कब हुआ था और कलिंग का युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी बताइएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जान गए दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का पहला सम्राट, पहला शासक का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, द्वितीय शासक का नाम उन्हीं का बेटा बिंदुसार और तृतीय शासक का नाम अशोक। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बीच में रिश्ता क्या था दोस्तों? दादाजी और पोता का। याद रखिएगा, ठीक है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था वो तो था बिंदुसार, और चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार का बेटा का नाम था अशोक। तो चंद्रगुप्त और अशोक के बीच में क्या हुआ दोस्तों? दादाजी और पोता का रिश्ता हो गया। तो ये 3 याद रखिएगा, पहला सम्राट का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, द्वितीय का नाम बिंदुसार, तृतीय का नाम सम्राट अशोक, और अंतिम को भी करके जाइएगा। ठीक है, क्योंकि अंतिम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य जो सम्राट है, अंतिम जो सम्राट है बृहदत्त का वध किसने किया था? दैट मींस मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक का नाम था बृहदत्त। ठीक है, इनकी हत्या कर दी गई थी दोस्तों
किसने की थी दोस्तों, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी हत्या उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर डाली थी, ठीक है। यानी मौर्य साम्राज्य के अंतिम जो शासक थे उनका नाम था बृहदत्त, और इनकी हत्या किसने की थी दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग। और ये पुष्यमित्र शुंग उसके बाद मगध पर किसका शासन हो जाता है दोस्तों, शुंग वंश का, ठीक है। यानी इनकी हत्या करने के बाद, बृहदत्त की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, तो पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। इस तरह से देखते हैं ना दोस्तों, एक का गद्दी नहीं टिकता है। नंद वंश का शासन था पहले मगध में, नंद वंश को साफ कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य, और मगध पर मौर्य वंश का शासन चालू हो गया। उसका मौर्य शासन का अंतिम सम्राट जो बृहदत्त था उनको साफ कर दिया कौन दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग, और मगध पर किसका शासन चालू हो गया दोस्तों, शुंग वंश का, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैक का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत बार जैक की तरफ से पूछा गया है, ठीक है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, आप लोग फट से एडम स्मिथ मत समझिएगा, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स नहीं है, ये इकोनॉमिक्स रूपी पॉलिटिकल साइंस है, याद रखिएगा, ठीक है। ये जो अर्थशास्त्र है इसकी रचना किसने की थी दोस्तों, तो याद रखिएगा किसने, चाणक्य ने, कौटिल्य ने, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका अर्थशास्त्र से कोई लेना देना नहीं है, ये अर्थशास्त्र है दोस्तों, बेसिकली पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, ठीक है। चलिए इनके बारे में भी थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं, चाणक्य के बारे में, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो चाणक्य से एग्जाम रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला एक ट्रिक के साथ हम लोग समझेंगे, ठीक है। ट्रिक क्या है दोस्तों, चाणक्य जो है वो विको क्रीम लगाता है। कौन सा क्रीम लगाता है दोस्तों, विको क्रीम, ठीक है। विको क्रीम का नाम सुने हैं ना, चाणक्य विको क्रीम लगाते हैं। तो चाणक्य जो विको क्रीम लगाते हैं, तो वी से हो गया दोस्तों विष्णुगुप्त, और को से हो गया कौटिल्य। यानी इस ट्रिक से याद रखिएगा, चाणक्य को और दो नामों से जाना जाता है। वी से हो गया विष्णुगुप्त, एक नाम विष्णुगुप्त और दूसरा नाम कौटिल्य, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चाणक्य को के और दो नाम बताइए, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ दे या ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा चाणक्य के और 2 नाम था दोस्तों। अनिमेश सर बताया था आप लोगों को, ये चाणक्य जो है वो विको क्रीम लगाता है, वी से विष्णुगुप्त, को से कौटिल्य, याद रखिएगा, ठीक है। इस ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा चाणक्य के 2 नाम, ठीक है। और थोड़ा सा बता देते दोस्तों, नंद वंश का जो अंतिम शासक को हराने में चाणक्य का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के जो है वो प्रधानमंत्री बने, याद रखिएगा। और इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है दोस्तों उनका नाम है अर्थशास्त्र, ठीक है। याद रखिएगा, नंद वंश के अंतिम शासक को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या बने दोस्तों, प्रधानमंत्री बने। और इनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, जिनका संबंध किससे है दोस्तों, राजनीति से, याद रखिएगा। जिनका संबंध किससे है दोस्तों, राजनीति से, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन से हैं। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, राक्षस जैसा ही इसका आंसर भी होगा। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है दोस्तों, ऑप्शन जो डी दिखाई दे रहा है आप लोग को, विशाख दत्त, ठीक है। विशाख दत्त इज द करेक्ट आंसर। मुद्रा राक्षस का राइटर कौन है दोस्तों, लेखक कौन है, विशाख दत्त। इसको भी एक ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा, विशाख दत्त दैट मींस विशाल दांत, विशाख मींस होता है विशाल, और विशाल दांत, दांत मींस दोस्तों दांत, याद रखिएगा। और विशाल दांत किसके होते हैं, लंबे लंबे विशाल दांत, एकदम डरावने से दांत किनका होता है दोस्तों, राक्षस का ना होता है। तो इस ट्रिक से याद रखिएगा, विशाख दत्त यानी विशाल दांत किनके होते हैं दोस्तों, राक्षसों के होते हैं, दैट मींस मुद्रा राक्षस के होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा मुद्रा राक्षस के लेखक का नाम क्या है दोस्तों, विशाख दत्त, क्योंकि राक्षस और दांत बड़ा बड़ा राक्षस का ही होता है। इस ट्रिक से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे दोस्तों, जिनका दांत बड़ा बड़ा होता है, विशाल होता है, तो दैट मींस विशाख दत्त इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैक का फेवरेट क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस आते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक निम्न में से कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है दोस्तों, पाणिनि है, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। इसको भी एक ट्रिक से याद रखिएगा दोस्तों, अष्ट मींस होता है दोस्तों क्या, 8, और अध्याय मींस दोस्तों अध्याय, अध्याय मींस चैप्टर, ठीक है। इसको एक ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, अष्ट मींस होता है दोस्तों 8 और अध्याय मींस क्या होता है, अध्याय यानी चैप्टर्स, ठीक है। आजकल एक चैप्टर पढ़ते पढ़ते बच्चे जो है बहुत पानी पीने लग जाते हैं, ठीक है, एक ही चैप्टर में। और ये तो है दोस्तों अष्ट अध्याय यानी 8 चैप्टर। तो सोचिए दोस्तों पाणिनि यानी पूरा पानी पिएगा बच्चा, ठीक है। ये अष्ट अध्याय अगर पढ़ लेगा ना तो वो बहुत बार पानी पीने का बहाना करेगा, ठीक है। तो याद रखेगा अष्ट अध्यायी यानी 8 अध्याय,
8 अध्याय पढ़ते पढ़ते बच्चा क्या करेगा, बहुत पानी पीने लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और एक चीज याद रखिए दोस्तों अष्टाध्यायी के बारे में, ठीक है। अष्टाध्यायी जो है दोस्तों संस्कृत भाषा व्याकरण का प्रथम पुस्तक है, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। ये जो अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि के द्वारा लिखित है और ये संस्कृत भाषा व्याकरण का सबसे पहला पुस्तक है, ये बात आप लोग याद करके जाइएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना किसने की। आप सभी को पता होगा ना महाभारत की रचना किसने की थी दोस्तों, तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, वेद व्यास ने। किसने दोस्तों, वेद व्यास ने, ठीक है। चलिए महाभारत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बता देता हूं जिससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले, ठीक है। तो महाभारत के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। महाभारत जो है दोस्तों ये कहां हुआ था, तो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था दोस्तों। एक बात याद करके जाइए, ये महाभारत कहां हुआ था, कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। ये जो युद्ध है दोस्तों कितने दिनों तक चला था, 18 दिनों तक ये युद्ध चला था, याद रखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, महाभारत की रचना किसने की थी, तो किसने की थी, वेद व्यास ने। ये जो महाभारत युद्ध है दोस्तों ये कहां हुआ था, तो कुरुक्षेत्र में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन, कितने दिनों तक चला था, 18 दिनों तक चला था। और ये जो महाभारत युद्ध है दोस्तों किन परिवारों के बीच में हुआ था, तो याद रखिएगा 2 ही परिवारों के बीच हुआ था, यानी कौरव और पांडव परिवार के बीच में हुआ था। और विजय किसका हुआ था दोस्तों, पांडवों का हुआ था, यह बात आप लोग याद करके जाइएगा। और महाभारत यानी मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, भीष्म पितामह के द्वारा कितना विवाह का उल्लेख किया गया है, तो यह भी याद करके जाइएगा, 8 विवाहों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, हिंदू धर्म में ही ये जो महाकाव्य आते हैं ये हिंदू धर्म के महाकाव्य है। तो हिंदू धर्म के 2 महाकाव्य का अगर नाम आपसे पूछे तो एक का नाम याद करके जाइएगा रामायण और एक का नाम याद करके जाइएगा महाभारत। महाभारत की रचना किसने की हमने तो बता दिया, आप लोग कमेंट में बताइएगा रामायण की रचना किसने की थी, ये बात आप लोग याद करके जाइएगा। और एक चीज नोट कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग याद करके जाइएगा वेद 4 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं दोस्तों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, याद रखिएगा 4 प्रकार के वेद आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि वेदों की कितनी संख्या है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, याद करके जाइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महावीर के बचपन का नाम क्या था, ठीक है, यानी जैन धर्म से यह क्वेश्चन पूछा गया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म हिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो महावीर के बचपन का नाम क्या था दोस्तों, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, वर्धमान, ठीक है। चलिए महावीर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक एक करके नोट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट बताएंगे और ये सारे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला चीज याद रखिएगा दोस्तों, महावीर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 540 ईसा पूर्व में। कब हुआ था दोस्तों, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। किनका, महावीर का जन्म हुआ था। कहां हुआ था यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नोट कीजिएगा कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम कहां है दोस्तों, वैशाली में, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है महावीर का जन्म कब हुआ था, तो फट से टिक कीजिएगा 540 ईसा पूर्व में। कहां हुआ था दोस्तों, तो कुंडग्राम या फिर वैशाली, ठीक है, याद रखिएगा। और इनके पिता का नाम था दोस्तों सिद्धार्थ, याद रखिएगा इनके पिता का नाम यानी महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ। देखिए यहां थोड़ा सा संभल कर कंफ्यूज मत होना, ठीक है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महावीर के पिता का नाम भी सिद्धार्थ था, याद रखिएगा। क्या बताया, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और यहां महावीर के पिता का नाम भी सिद्धार्थ है। इस बात को कंफ्यूज मत होना है, अभी क्लियर कर लीजिए, ठीक है। दोनों सही है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था जो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। किस कुल के सरदार थे दोस्तों, ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। और महावीर के जो माता है दोस्तों उनका नाम था त्रिशला, याद रखिएगा, जो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। याद रखिएगा क्या, महावीर के माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। यहां पर भी कंफ्यूज होना है, लेकिन कंफ्यूज मत होइए क्योंकि अनिमेश सर आप सभी का जो डाउट्स है वो क्लियर कर देगा, ठीक है, वेल एक्सप्लेनेशन के साथ। एक एक चीज को डिटेल में बताऊंगा। जहां आप लोग फंसेंगे ना, जाना बुझा जो क्वेश्चन है वहां पर आप लोग गलत करके आते हैं, इजी क्वेश्चंस को गलत करके आते हैं क्योंकि आपका डाउट्स क्लियर नहीं होता है। आज एक एक क्वेश्चंस के बारे में जिक्र करेंगे जहां आपके डाउट्स रहते हैं। देखिए डाउट्स कहां है, महावीर की पत्नी का नाम भी यशोदा था और जबकि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। देखिए
देखिए थोड़ा सा मिलता जुलता नाम है ना, यहां पर भी आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि दोनों नाम एक जैसा लग रहा है। एक का पत्नी का नाम है यशोदा और एक की पत्नी का नाम है यशोधरा, ठीक है, दोनों में यशोदा यशोदा फिट है, ठीक है ना। इसलिए टाइम में दोस्तों अपना कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए, क्योंकि अगर हिस्ट्री में 40 एमसीक्यू में 40 सही करना है तो मेरी एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा। मैं अनिमेष सर आप लोगों का 40 में 40 दिलाने का काम करूंगा दोस्तों, दिन रात मेहनत करूंगा। तो बस ये तो ट्रेलर है दोस्तों, फिल्म पूरी अभी बाकी है, ठीक है। आगे एक से एक हेल्पफुल वीडियोस मैं लाऊंगा, ठीक है, आप लोगों के बीच प्रोवाइड करूंगा। तो याद रखिएगा महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। ये नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, महावीर 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था। कब दोस्तों? महावीर 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिया था, यानी गृह त्याग करके सन्यासी जीवन को स्वीकार कर लिया था, ठीक है। जबकि गौतम बुद्ध 1 साल कम यानी 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, ठीक है। ये भी बात याद रखिएगा। और एक चीज दोस्तों, महावीर 12 वर्षों की कठिन तपस्या की थी। महावीर कितने वर्षों की कठिन तपस्या की थी? 12 वर्षों की। जबकि इससे आधे वर्षों में यानी 6 वर्ष में किसने तपस्या की थी? गौतम बुद्ध ने। यहां पर क्वेश्चन फंसिएगा नहीं। महावीर जो है 12 वर्षों तक कठिन तपस्या किया था और गौतम बुद्ध 6 वर्षों की कठिन तपस्या की थी। यहां पर मत फंसिएगा। चलिए और एक बात आप लोगों को बता देते हैं। महावीर जो है वो साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर को साल वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे दोस्तों? साल वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जबकि गौतम बुद्ध को पीपल, याद रखिएगा, यहां पर भी आप लोग मत फंसिएगा, यहां पर डाउट्स होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा महावीर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किए थे और जबकि गौतम बुद्ध को प्राप्त हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे। ये पीपल वृक्ष बोधि ट्री के नाम से कहलाया और वह स्थान बोध गया कहलाया था, ठीक है। और एक चीज क्लियर करेंगे दोस्तों नदी को लेकर, ठीक है। तो नदी को लेकर भी डाउट्स मत रखिएगा। महावीर जो है उनको रिजु पालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। महावीर का नाम याद रखिएगा। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति रिजु पालिका नदी के किनारे हुई थी, जबकि गौतम बुद्ध को निरंजना या फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या क्या बताएं, याद रखिएगा। पहला चीज, महावीर जो है 12 वर्षों तक कठिन तपस्या किया था, जबकि गौतम बुद्ध 6 वर्षों तक, ठीक है। महावीर जो है 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए थे, जबकि गौतम बुद्ध 29 वर्ष की उम्र में, ठीक है। और एक चीज, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी साल वृक्ष के नीचे, जबकि गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे दोस्तों? पीपल वृक्ष के नीचे। और एक चीज याद रखिएगा, महावीर को रिजु पालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जबकि गौतम बुद्ध को निरंजना या फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक है, ठीक है, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध खुद ही बौद्ध धर्म के संस्थापक है, जबकि महावीर जो है जैन धर्म के संस्थापक नहीं है। वे जैन धर्म के 24वें और अंतिमवें तीर्थंकर थे, याद रखिएगा। जैन धर्म में टोटल तीर्थंकरों की संख्या अगर पूछे तो 24 और अंतिम पूछे तो महावीर, 24वें भी पूछे तो महावीर, ठीक है। यानी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक अगर कोई पूछा जाए तो वो कौन था, आप लोग कमेंट बताइएगा। चलिए कमेंट में बताने का कोई जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूं दोस्तों, ऋषभदेव, ठीक है। याद रखिएगा ऋषभदेव जो है वो जैन धर्म के संस्थापक थे और ये जो गौतम बुद्ध है वो खुद बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म पर कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जल्द से आप लोगों का डिमांड को पूरा करने का तैयारी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट बताइए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन सब्जेक्टिव बहुत सारे पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव तो कहना ही नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं क्या पूछा गया है, जो जैक का फेवरेट क्वेश्चन नंबर 9 भी है कि अल बिरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की थी। तो सबसे पहला बात, अल बिरूनी जो है वो कौन सा किताब लिखा था? किताब उल हिंद। कभी कभी सिंपल में पूछ देगा कि किताब उल हिंद के लेखक कौन है, तो ये याद रखेगा अल बिरूनी, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि अल बिरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की थी, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अरबी, ठीक है, क्योंकि ये सब अरब के रहने वाले थे ना। तो अल बिरूनी जो है किताब उल हिंद की रचना अरबी भाषा में किया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब अल बिरूनी के भी बारे में कुछ जान लेते हैं। अल बिरूनी जो है दोस्तों वो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो मोहम्मद गजनवी के साथ ये आया था, कौन? अल बिरूनी किनके साथ भारत आया था दोस्तों? मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, या मोहम्मद गजनी का नाम याद रखेंगे। गजनी का नाम आप लोग सुने हैं ना, गजनी फिल्म भी देखे हैं, लेकिन आज आप लोग याद रखिए दोस्तों मोहम्मद गजनी के साथ कौन आए थे भारत? अल बिरूनी आए थे। और अरबी में लिखी गई उनकी कृति
किताब उल हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद को और दो नाम से जाना जाता है। यहां पर कंफ्यूज कर सकता है जैक आपको, लेकिन आप लोग घबराइएगा नहीं। जहां जहां आप लोग फंसेंगे वहां का नस मैं पकड़ लिया दोस्तों, और आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, यानी एग्जाम में आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा ये जो किताब उल हिंद है उनको और दो नामों से जाना जाता है, एक ताहकीक ए हिंद, याद रखिएगा क्या दोस्तों, ताहकीक ए हिंद, और दूसरा भारत की खोज। याद रखिएगा, यानी किताब उल हिंद को और दो नाम से जाना जाता है। अरबी में तो किताब उल हिंद, उर्दू में ताहकीक ए हिंद, और हिंदी में दोस्तों भारत की खोज। यानी किताब उल हिंद का मतलब क्या होता है दोस्तों, भारत की खोज। और ये पुस्तक को लिखा कौन है, अल बिरूनी लिखा है। ठीक है, किस भाषा में लिखा है, अरबी भाषा में लिखा है, और यह आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। याद रखिएगा। ठीक है, तो अल बिरूनी के बारे में क्लियर हो गया ना। अल बिरूनी किसके शासनकाल में भारत में आया था दोस्तों, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। और ये जो किताब उल हिंद किस लैंग्वेज में लिखा गया था, अरबी लैंग्वेज में लिखा गया था। और इसके दो नाम क्या है दोस्तों, ताहकीक ए हिंद और भारत की खोज। ठीक है, चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। अलवार कौन थे दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। अलवार तलवार। ठीक है, इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। अलवार कौन थे दोस्तों, तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। विष्णु के उपासक को किस नाम से जाना जाता है, अलवार नाम से जाना जाता है। ठीक है, और एक का नाम है दोस्तों नैनार। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नैनार। ठीक है, अलवार और नैनार। ठीक है, इसको भी एक ट्रिक से याद रखिएगा। नयन किससे बना है, नयनार नयन से, और त्रिनयन यानी तीन नेत्र, तीन आंख किनके दोस्तों, शिव जी के है ना। तो शिव जी यानी शिव भगवान के तीसरी आंख होती है, तो तीसरा आंख से याद रखिएगा। ये जो नयनार किसके उपासक थे दोस्तों, तो याद रखिएगा शिव जी के, भगवान शिव के उपासक को नयनार के नाम से जाना जाता है। किस ट्रिक से याद रखिएगा दोस्तों, नयन मींस आंख, और तीन गो आंख किनका होता है, शिव जी का होता है। जानते हैं ना, तीसरा नेत्र जब शिव जी का खुल जाता है तो तांडव होता है। और यहां पर आप लोग को ट्रिक के माध्यम से ऐसा आप लोग को तैयारी करेंगे कि आप भी तांडव मचा देंगे हिस्ट्री के एग्जाम में। ठीक है, तो नयनार जो है दोस्तों, तीन नेत्र किनका होता है, शिव जी का होता है। तो नयनार किसके उपासक होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा शिव के उपासक। जबकि अलवार किसके उपासक होते हैं दोस्तों, विष्णु के। तो अलवार को याद रखिएगा तलवार के नाम से। क्या दोस्तों, अलवार मींस तलवार, और तलवार जैसी धार विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र में होता है। याद रखिएगा, इसलिए अलवार मींस विष्णु के उपासक। क्या दोस्तों, अलवार मींस तलवार, और तलवार जैसी धार विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र में होता है। तो यहां पर अलवार को तलवार से रिलेट कर दीजिएगा, और अलवार जो होते हैं विष्णु जी के सुदर्शन चक्र का धार को देखकर याद रखिएगा। जो अलवार है यानी तलवार है, तलवार मींस विष्णु जी के जो सुदर्शन चक्र है उसके जैसे धार है। तो विष्णु जी के उपासक को क्या कहते हैं, अलवार कहते हैं। और नयनार से आप लोग क्या याद रखिए, नयन, तीन नेत्र शिव जी के होते हैं। तो नयनार याद रखिएगा क्या, शिव जी के उपासक, शिव भगवान के उपासक को कहा जाता है। तो इस तरह से दोस्तों 10 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए, लेकिन मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस आप लोगों को समझा दिया एक ही वीडियो के माध्यम से। ठीक है, अगर इस तरह का वीडियोस और चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हिस्ट्री का धाकड़ तरीके से आप लोग को तैयारी करवाया जाएगा, और सब्जेक्टिव में क्या क्या डिमांड आप लोग कमेंट बताइएगा। यानी आप लोग जितना भी डिमांड है आप लोग कमेंट बॉक्स में तो देखिए, आप लोग का एक एक डिमांड को मैं सॉल्व करूंगा दोस्तों, और सारे डिमांड का पूर्ति करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, ये अनिमेष सर का वादा है आप लोगों से। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए अभी तक अगर लाइक नहीं किए, क्योंकि लाइक में कंजूसी नहीं करना है, और सारे दोस्तों को भी शेयर करना है। हिस्ट्री को पूरा झारखंड में फैला दीजिए। ठीक है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बहुत ही दमदार तरीके से हिस्ट्री का तो एकदम क्लियर करवाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं दोस्त सर हमको हिस्ट्री में ऑनर्स लेना है। तो हिस्ट्री में ऑनर्स लेना है तो आपको 50 प्लस 60 प्लस नहीं 70 प्लस स्कोर करना होगा। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री का जो है दोस्तों ऑनर्स की संख्या ज्यादा होती है, तो आपको मार्क्स भी ज्यादा लाना है। ठीक है, तो एक काम कीजिए, इस वीडियो को सारे दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप लोग ये काम कर दीजिए, आप लोग के लिए एक से एक हेल्पफुल वीडियोस लाया जाएगा। ठीक है, तब तक लिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।